गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स के तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चंस देखेंगे, मॉडल आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बायोमोलिक्यूल्स में, आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या हैं। आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या हैं। तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए 10 अल्फा अमीनो अम्ल बहुत आवश्यक हैं, जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये हमें जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जो शरीर में जाकर जल अपघटित होकर अमीनो एसिड देते हैं। तो इन आवश्यक अमीनो अम्ल के उदाहरण हैं लाइसिन और ल्यूसीन, यानी वे अमीनो अम्ल जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, परंतु ये शरीर में नहीं बनते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ को लेना पड़ता है। उदाहरण क्या है इनके? लाइसिन और ल्यूसीन। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए 10 अल्फा अमीनो अम्ल बहुत ही आवश्यक है, जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये जंतु प्रोटीन एवं वनस्पति प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, जो शरीर में जाकर जल अपघटित होकर अमीनो अम्ल देते हैं। उदाहरण लाइसिन और ल्यूसीन। फिर अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या हैं? वे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिन्हें हम भोज्य पदार्थों के रूप में बाहरी स्रोतों से ग्रहण नहीं करते हैं। ये अनावश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं, जो शरीर द्वारा बनाए जाते हैं पर इनकी आवश्यकताएं शरीर को कम होती है। तो उदाहरण है क्रिस्टीन और सेरीन। अनावश्यक अमीनो अम्ल के उदाहरण है क्रिस्टीन और सेरीन। सेकंड है क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आजकल बहुत ज़्यादा चलन है इसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए टेस्ट कराया जाता है किसी भी क्रिमिनल का, तो उससे पता चल जाता है कि उसका कोई भी शरीर का कोई पदार्थ अगर किसी आपराधिक स्थान पर मिले तो उसका डीएनए टेस्ट करके अपन को अपराधी को पकड़ने में मदद मिलती है, या किसी की माता पिता या पेरेंट्स की जानकारी के लिए भी प्राप्त करने के लिए, या उसकी आनुवंशिक वंशावली की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स का उपयोग होता है। तो ये क्या देख लेते हैं अपन इसमें डीएनए। इस आनुवंशिक तकनीक का विकास 1984 में ब्रिटिश लीसेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक सर एलेक जेफ्रेज ने किया था। एलेक जेफ्रेज ने इसका विकास किया था, जिसके द्वारा किसी की वंशावली एवं आपराधिक अभियुक्त का पता लगाया जाता है, एवं विलुप्त जंतुओं को संरक्षित करने में भी ये सहायक होती है। ये तकनीक किसी भी जंतु में 99% डीएनए की संरचना तो समान होती है, पर 1% की भिन्नता होती है। इनकी संरचना में कुछ कोडिंग पाए जाते हैं, तो वो 1% उसमें भिन्नता होती है, तो उसी से ये पता लगाया जाता है मैच करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसी 1% डीएनए की संरचना की तुलना करने को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, जिसे यूएनडीटीआर संख्या भी कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। इस आनुवंशिक तकनीक का विकास 1984 में ब्रिटिश लीसेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक सर एलेक जेफ्रेज ने किया था, जिसके द्वारा किसी की वंशावली का एवं आपराधिक अभियुक्त का पता लगाया जाता है, एवं विलुप्त जंतुओं को संरक्षित करने में भी यह सहायक है। किसी भी जंतु में 99% डीएनए की संरचना समान होती है, 1% की भिन्नता होती है। मतलब ये जो भिन्नता होती है ये सब में अलग अलग बनावट की होती है, इनके संरचनात्मक भिन्नता, उसी से इसका पता लगाया जाता है। इसी 1% डीएनए की संरचना की तुलना करने को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसे यूएनडीटीआर संख्या से पता लगाया जाता है। ये था सेकंड क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
अब अगला प्रश्न है न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुण। तो न्यूक्लिक अम्ल दो होते हैं, डीएनए और आरएनए, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए का जल अपघटन करें तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करें तो फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करें तो शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा बनती है, प्यूरिन बेस बनते हैं जिनको कहते हैं अपन एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन बेस प्राप्त होते हैं जिनको कहते हैं साइटोसिन और थाइमिन। तो ये था डीएनए के रासायनिक गुण। आरएनए के रासायनिक गुण देखें तो इसको राइबोज शुगर कहते हैं, इसका जल अपघटन करें तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करें तो फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होते हैं, न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करने पर राइबोज शुगर, प्यूरिन क्षारक जो कि एडेनिन और गुआनिन होते हैं, और पिरिमिडिन क्षारक जो कि साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। आरएनए का जल अपघटन करने पर न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करने पर फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होते हैं, न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करने पर शर्करा, राइबोज शुगर, प्यूरिन बेस एडेनिन और गुआनिन और पिरिमिडिन बेस साइटोसिन और यूरेसिल प्राप्त होते हैं। तो ये थे न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुण। प्रोटीन का वर्गीकरण। तो प्रोटीन का वर्गीकरण अगर आणविक संरचना के आधार पर करें तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हैं केराटिन, कोलेजन, मायोसिन और फाइब्रोइन। केराटिन, कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रोइन। गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण हैं एंजाइम, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन और एंटीबॉडी। कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर। संरचनात्मक प्रोटीन जो शरीर की संरचना बनाते हैं, उदाहरण कोलेजन। संकुचनशील प्रोटीन जो शरीर में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उदाहरण मायोसिन। एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं, जैविक प्रोटीन होते हैं, उदाहरण पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्त्रावित होते हैं, उदाहरण इंसुलिन, ये भी प्रोटीन होते हैं। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करते हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन। और ब्लड प्रोटीन, रक्त प्रोटीन, फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। ये कार्य के आधार पर हो गए। भौतिक गुण और विलेयता के आधार पर इनका वर्गीकरण देखें तो साधारण प्रोटीन जो कि अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, संयुग्मित प्रोटीन, इसका उदाहरण है न्यूक्लियोप्रोटीन जो साधारण प्रोटीन और अन्य कार्बनिक पदार्थों के जुड़ने से बनते हैं, और व्युत्पन्न प्रोटीन तो इनके जल अपघटन से जो डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं उपरोक्त के जल अपघटन से, उनको अपन कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। उदाहरण है इसके प्रोटियोज और पेप्टाइडेस। प्रोटियोज और पेप्टाइड्स। कार्य क्या है, तो कार्य के आधार पर वर्गीकरण करा ही था अपन ने, उसमें भी कार्य का पता लग जाता है। तो कार्य क्या है, प्रोटीन के मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, उनकी संरचना बनाते हैं, शरीर के तंतु जो फाइबर्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं, उनके संचालन में मदद करते हैं, तंतुओं के और मांसपेशियों के संचालन में, एवं उनमें ऑक्सीजन का संचय करना, ऊर्जा उत्पन्न करना एवं एंजाइम्स का निर्माण करना। तो ये प्रोटीन के कार्य हैं। शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में। शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, उनका संचालन करते हैं, शरीर के तंतुओं का निर्माण और संचालन करते हैं, उनमें ऑक्सीजन का संचय करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये थे प्रोटीन के कार्य।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को गर्म करने पर या उसमें सांद्र अम्ल, क्षार या लवण मिलाने पर प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और प्रोटीन अविलय होकर स्कंदित हो जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, अर्थात डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन को डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण अंडे का उबालना, जिससे इसका एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन अविलय ठोस में बदल जाता है। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? प्रोटीन को गर्म करने पर या उसमें सांद्र अम्ल, क्षार या लवण मिलाने पर प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और प्रोटीन अविलय और होकर स्कंदित हो जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, अर्थात डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उदाहरण अंडे का उबालना, जिससे इसका एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन अविलय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए और आरएनए में अंतर। तो ये कोशिका के मुख्य अंगक होते हैं वास्तव में। डीएनए तो पाया जाता है केंद्रक में और आरएनए पाया जाता है मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में कोशिका के। और ये आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है और ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। तो अंतर देख लेते हैं हम। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसमें होती है और पूरा नाम है इसका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का नाम है आरएनए का नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और इसमें राइबोज शर्करा होती है। दूसरा अंतर है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं डीएनए में। आरएनए में एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं, यानी आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तीसरा अंतर है आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, ये इसका मुख्य कार्य है डीएनए का। आरएनए का कार्य क्या है? शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण का नियमन करते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। और चौथा अंतर है इनकी द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए की संरचना डबल हेलिकल होती है, द्विकुंडलित होती है। वाटसन और क्रीक ने इसकी खोज करी थी संरचना की। और इनकी संरचना सर्पिलाकार होती है आरएनए की। तो पहला अंतर है इनमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इनमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्षारक होते हैं, इसमें एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन क्षारक होते हैं। ये आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। ये शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण को नियमन करते हैं। इनकी द्विकुंडलित संरचना होती है और इनकी सर्पिलाकार संरचना होती है। ये था डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर। तो ये था हमारा चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स के सभी 3-3 अंकों वाले प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अन्य चैप्टर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखते रहें। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्ज़ाम।